हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन क्लास 10 के दूसरे चैप्टर में आता है। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और आज पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहले परिचय से। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यह तब तक सत्य है जब प्रकाश एक समान घनत्व वाले एक समान माध्यम से होकर गुजरती है। मतलब एक ही माध्यम में गुजरती, जब जाएगी ना, जब प्रकाश एक ही माध्यम में गुजरेगी ना, तब वह सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जैसे जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है, हवा से कांच में जब जाती है मतलब इसका माध्यम चेंज हो गया ना, प्रकाश के गमन का माध्यम चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि वह हवा, पहले हवा में जा रहा था, तो हवा में अगर जाएगा सीधा सीधी तो वह सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन जैसे ही हवा से कांच में गया मतलब उसका माध्यम चेंज हो गया। जैसे ही माध्यम अलग हो गया तो क्या होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया? सीधी रेखा में कब तक गमन करेगा? जब तक उसका माध्यम एक ही होगा। जैसे अगर हवा में जा रहा है तो हवा में सीधी रेखा में जाएगा, कांच में जा रहा है तो कांच में सीधी रेखा में जाएगा। लेकिन जैसे ही हवा से कांच में जाएगी या कांच से हवा में जाएगा या कांच से किसी और चीज में जाएगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया? तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह जब कोई प्रकाश किरण हवा से जल में या जल से हवा में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया? ये है हमारा इंट्रोडक्शन। प्रकाश के अपवर्तन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये है हमने पढ़ा जो। अब डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी पढ़ा ना हमने कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था तो उसकी दिशा में चेंज हो रहा था, उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा था। तो उसकी दिशा में परिवर्तन होने वाले को, माध्यम को ही क्या कहते हैं? उसकी दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हवा से जल में जाएगा तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर दिशा में चेंज हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन उसको कहते हैं। समझ में आ गया डिफिनेशन? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया एंड दूरदर्शी हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ना, कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया एंड दूरदर्शी हो गया, ये तीन एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन को, घटना को दर्शाता है। समझ में आ गया? ये तीन जो है ना, कैमरा हो गया, कैमरा कैमरा देखिए आगे, कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया एवं दूरदर्शी। ये तीनों क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाता है। ये तीनों क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाता है। आगे देखिए, जैसे देखिए इस फिगर में दिखाया गया क्या है? प्रकाश पहले हवा में जा रहा था, हवा से जैसे ही जल में घुसा, जैसे ही जल में गमन करना स्टार्ट किया, क्या हुआ इसका? ऐसे देखो, ये जो किरण है, ये किरण जो है, इसको इधर जाना चाहिए था, एक्चुअल में इधर जाना चाहिए था, लेकिन यह थोड़ा सा इधर इधर ऐसी हो गया, मुड़ गया।
इधर मुड़ गया ना, तो इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखिए हवा से जल में जा रहा है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दिशा में परिवर्तन परिवर्तन कैसे हो रहा है, देखिए ये जो किरण है, इसको इधर जाना चाहिए था, इधर इधर सीधा इधर जाना चाहिए था, ऐसे है ना, ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये थोड़ा सा इधर मुड़ गया, नीचे नीचे की तरफ मुड़ गया, इसकी तरफ मुड़ गया, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अभिलंब क्या होता है उसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। इसकी तरफ थोड़ा मुड़ गया, तो इसके दिशा में परिवर्तन हो गया ना, तो इसके दिशा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक ये फिगर किसका है, जल से हवा से जल में जा रहा है। तो अब देखिए दूसरा फिगर क्या है, जल से हवा में जा रहा है। जल, देखिए जल से हवा, जल से प्रकाश जा रहा है हवा में, तो हवा में देखिए मुड़ गया ना, तो इसको जाना चाहिए था किधर, इसको जाना चाहिए था इधर जाना चाहिए था, लेकिन किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर थोड़ा सा इधर मुड़ गया, तो इसके दिशा में परिवर्तन हो गया ना। सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है, सीधी रेखा में गमन करता मतलब इधर यहाँ से जाता तो ऐसे जाता है ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया नीचे की तरफ, तो इसकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो दिशा में किस, प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गया, क्यों परिवर्तन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। डिफिनेशन समझ में आ गया ना, प्रकाश का अपवर्तन क्यों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, उसके फिगर से भी समझ में आ गया, कैसे कैसे इसमें दिखा दिया मैंने, और इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। देखिए चित्र के बारे में समझते हैं अच्छे से। ये जो एओ क्या है हमारा, एओ जो है ना, एओ ए से लेके एओ, एओ जो है हमारा, वो हमारा है आपतित किरण। और ओ भी क्या है हमारा, वो भी ये जो किरण है ना, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण। कैसे अपवर्तित किरण है, क्योंकि यही ना मतलब मुड़ रहा है, हवा से जल में जा रहा है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये जो किरण है ना अपवर्तित हो जा रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मतलब उसकी दिशा का, उसको दिशा बदलना मतलब अपवर्तित होना। तो ये जो किरण है ना वो भी, ये जो किरण वो भी है, वो हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। समझ में आ गया, कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और देखिए ये जो एन, एन और एन डैश, ये जो है ना, एन और एन डैश, ये हमारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, ये दो माध्यम के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, दो माध्यम के बीच में। जैसे देखिए दो माध्यम जल और हवा के बीच में क्या बना रहा है, दो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ये एन एन डैश। और बिंदु ओ को क्या कहेंगे, बिंदु ओ जो ए वाला है, ये जो बिंदु ओ है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। और एंगल आई, एंगल आई मतलब ये जो एंगल है, आपतन आपतित किरण और अभिलंब, ये जो है ना, ये आपतित किरण, ये हमारा एओ क्या है, हमारा एओ हमारा आपतित किरण है, और यह मेरा अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, देखिए अच्छा से दिखाता हूँ, ये हमारा अपवर्तित किरण है ना, ये वाला, ये वाला, और ये हमारा अभिलंब है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में जो एक ये एंगल देख रहे हैं ना आप, इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया हमारा आपतन कोण, और ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अपवर्तित क्यों होता है, आप प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ गया होगा, अपवर्तित क्यों होता है, ये सब आगे बाद में देखेंगे हम। देखिए आगे देखते हैं। चित्र 1.38 ए में प्रकाश की किरण हवा से जल में जा रहा था, और बी में प्रकाश की किरण जल से हवा में जा रहा था, ये हमने देख लिया। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
और इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस अभिलंब से दूर चली जाती है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। देखिए यह क्या क्या बोल रहा है यह, कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल मतलब जिसका डेंसिटी कम हो, जिसका जो घनत्व होता है ना, जिस माध्यम का घनत्व कम हो, और सघन मतलब जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा हो। जैसे हवा हो गया, हवा क्या है मेरा, प्रकाश तो बहुत विरल माध्यम है, इसमें इसमें जल्दी जल्दी ट्रेवल करता है, बहुत तेजी से लाइट ट्रेवल करेगा, लाइट जल्दी से मूव करेगा, मतलब एक गमन करेगा। और हवा में बहुत मतलब थोड़ा सा धीरे, हवा से धीरे हो जाएगा, हवा से धीरे चाल में इधर चलेगा जल में। तो यह क्या हो गया, हवा से इसमें धीरे चल रहा है प्रकाश, तो यह सघन हो गया। हवा के मुकाबले जल क्या है, जल एक सघन माध्यम हो गया। और हवा कौन सा हो गया, हवा एक विरल माध्यम हो गया। तो क्या कह रहा था कि विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा ना, मतलब हवा से जल में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो ये जो अभिलंब देख रहे हैं ना आप, तो ये जो किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। आप देख रहे हैं फिगर में, तो इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको मान लो ऐसे आ रहा है, आपकी किरण ऐसे आया, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन ऐसे ना जाके क्या हुआ, अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ गया, इधर इधर मुड़ गया थोड़ा सा। एन एन डैश मतलब एन एन डैश मेरा क्या है, एन एन डैश मेरा अभिलंब है। तो ये जो है ना, ये किरण क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ गया ना। अपवर्तित किरण किसकी तरफ मुड़ गया, अपवर्तित किरण ओबी जो है, ओबी जो मेरा अपवर्तित किरण है वह मेरा किसकी तरफ मुड़ गया, वह मेरा अभिलंब की ओर मुड़ गया। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है हमारा, कि विरल माध्यम मतलब हवा, और सघन माध्यम मतलब जल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर लाइट जाएगा, प्रकाश जाएगा, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और दूसरा क्या कहता है कि अगर अगर सघन माध्यम से मतलब जल से हवा में जाएगा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जल से हवा नहीं, हवा भी एक एग्जांपल है, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जो सघन से विरल में जाता है। लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, क्या, जल एक, मान लीजिए जल एक सघन माध्यम है, क्योंकि इसमें प्रकाश हवा के मुकाबले थोड़ा धीमा चलेगा, और हवा में प्रकाश तेजी चलेगा जल के मुकाबले, चलेगा ना। तो जल क्या हो गया, जल एक सघन माध्यम हो गया, हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो जल से हवा में जब जाएगा ना, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, इससे निकल इससे जाएगा और इसमें जाएगा। जल से हवा में अगर जाएगा प्रकाश, तो क्या होगा ना कि अभिलंब से दूर जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एओ जो है हमारा, एओ जो हमारा आपतित किरण है, उसको ऐसे जाना चाहिए था, दिखाता हूँ, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर अभिलंब से दूर चला गया। मतलब ये ओबी है ना, ओबी, ये जो हमारा ओबी है, ये जो हमारा ओबी है, वो अभिलंब से दूर हो गया ना। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे, लेकिन अभिलंब से ये दूर हो गया। अभिलंब मेरा कौन है, ये हमारा, ये मेरा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब से दूर हो गया थोड़ा सा। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये मेरा अभिलंब है, तो इसके तरफ हो गया, इसके तरफ, ये ओबी मेरा इसके तरफ झुक गया, जबकि जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जा रहा है थोड़ा झुक की तरफ, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया, और इसमें अभिलंब से दूर हो गया, अभिलंब से दूर हो गया ना इसमें। तो समझ में आ गया यह क्या, यह हमारा जो थ्योरी क्या कर रहा था, जब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, मतलब प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश तो सघन माध्यम है, मतलब सघन मतलब वही बताया ना, जल, जल में जाएगा, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया ना, मैं बताया ना, इसमें इसमें अभिलंब की ओर मुड़ गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया। तो और दूसरा क्या कर रहा था, सघन माध्यम मतलब जल से और हवा में गया, मतलब विरल माध्यम में, तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर। दो केस समझ में आ गया होगा, अच्छा से बताइए। देखिए पहला पहला क्या कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, मतलब हवा से जल में जाएगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। दूसरा केस क्या कर रहा है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन क्या हो गया हमारा जल, और विरल क्या हो गया हमारा हवा, जल से अगर हवा में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगा। पहला में क्या हो रहा था, पहला में नजदीक आ रहा था, दूसरा में दूर हो जाएगा। समझ में आ गया।
ये थ्योरी समझ में आ गया? इतना इतना जो क्या कर रहा है उसको समझ में आ गया? आगे देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा या छोटा होता है। समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो आपतन कोण था आई और परावर्तन कोण कोण जो था आर, वो हमेशा बराबर होता था प्रकाश के परावर्तन में, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मुड़ जाता है ना, एक्चुअल पाथ से वो अपना मुड़ जाता है, कभी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कभी अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो मुड़ गया तो क्या हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया ना। एंगल चेंज कब नहीं होता? जब वो मुड़ता नहीं, सीधा सीधा चल जाता तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, मुड़ जाता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, इसका जो आपतन कोण है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, कभी 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 छोटा होता है। अब बड़ा कब होता है सर? बताइए कि बड़ा कब होता है? बड़ा कब होता है सर? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा ना, बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है? बड़ा कब होता है मैं बताता हूँ, देखिए बड़ा कब होता है। देखिए जब यहाँ पर आपतन कोण ये हमारा है और अपवर्तन कोण हमारा ये है, तो इस केस में आप बताइए, अपने खुद से दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इसमें छोटा हो रहा है कौन कि बड़ा हो रहा है, क्योंकि यह इसमें अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। यह जो हमारा अपवर्तित किरण है मेरा अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, मतलब अभिलंब से नजदीक आ गया, तो एंगल इसमें और छोटा हो गया ना। क्योंकि देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया नीचे की तरफ अभिलंब की ओर, तो इसका एंगल थोड़ा सा कम हो गया, इसमें कम हो गया ना। तो कम हो गया तो क्या हो गया, आपतन कोण मेरा आई जो था अपवर्तित किरण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस केस में बड़ा हो गया ना। और इस केस में देखिए, इस केस में आपतन कोण मेरा आई है, अपवर्तन कोण मेरा कैसे हो गया, इधर थोड़ा मुड़ गया, इधर अभिलंब से और दूर हो गया, मतलब इसका एंगल पहले बताता हूँ, पहले इसका होना चाहिए था ऐसे, यहाँ से यहाँ तक बीच में होना चाहिए था, लेकिन अब कितना हो गया, अब हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका एंगल बढ़ गया ना। तो इस केस में कौन सा बड़ा हो गया, इस केस में हमारा अपवर्तन कोण जो है ना बड़ा हो गया, और इस केस में होना चाहिए था तो ऐसे, लेकिन हुआ कैसे, मुड़ने के बाद इसका एंगल कैसे बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला। तो इस केस में अपवर्तन कोण क्या हो गया, हमारे छोटा हो गया। समझ में आ गया ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपतन कोण जो होता है ना अपवर्तन कोण से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा आपको, फिगर से भी समझ में आ गया होगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मतलब किस 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 माध्यम में जाने में छोटा होगा और किस माध्यम में जाने पर बड़ा होगा। तो यह इसमें क्या हो रहा था, यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, तो विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। सघन से इसमें जल से हवा में जा रहा था, मतलब सघन से विरल में जा रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, सघन से विरल में जा रहा था, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एंगल जो आई है छोटा होगा एंगल आर से, और इस केस में एंगल आई जो है हमारा बड़ा होगा एंगल आर से। समझ में आ गया होगा कैसे बड़ा हो गया, दोनों मैंने समझा दिया। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो किरण है इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ गया, मतलब इसका एंगल पहले ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ये वाला होना चाहिए था, लेकिन मुड़ने के बाद इसका एंगल ये हो गया, अपवर्तित किरण का एंगल, तो इसका एंगल घट गया ना। तो आपतन कोण से अपवर्तित किरण का कोण घट गया, तो आई इसमें बड़ा हो गया इस केस में, और इस केस में अभिलंब से दूर हो गया, तो इसका कोण बढ़ गया। पहले होना चाहिए था ऐसे, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोण बढ़ गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपतन कोण छोटा हो गया ना, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया ना। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के केस में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
पढ़ा था, लेकिन इस केस में नहीं होता, अपवर्तन में इसके नहीं होता। यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है, फिगर भी, डिफिनेशन भी, इसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन भी समझा दिया, फिगर भी अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से कारण हैं, क्या कारण है प्रकाश के अपवर्तन के। अब वो जा रहा था हवा से जल में, तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा था, मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रकाश के अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्या ऐसे भी तो हो सकता था कि वो सीधा चल जाता, सीधा क्यों नहीं जा रहा है वो प्रकाश के अपवर्तन। तो इसका कारण यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए प्रकाश अलग अलग माध्यम में ट्रेवल जाता है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है ना अलग अलग होता है। अब देखिए हवा से जल में जा रहा है तो मुड़ क्यों रहा था, प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा था, इसका कारण कुछ ही है। इसका कारण यह है कि उसका वेग, देखिए प्रकाश का जो वेग होता है ना हर एक माध्यम में अलग अलग, माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे हवा में क्या होता है, हवा में, रुकिए थोड़ा सा, देखिए हवा में प्रकाश का वेग कितना, 3 × 10⁸ होता है, लेकिन कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ होता है। तो इसे समझिए कि प्रकाश का वेग हवा में ज्यादा है और कांच में कम है, कम है ना, 2 × 10⁸ ही है, इसका 3 × 10⁸ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का वेग कांच की अपेक्षा में, कांच की अपेक्षा हवा में अधिक होता है, हवा में ज्यादा होता है। तो प्रकाश का वेग अलग अलग है, माध्यम हर अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग है। तो इसीलिए प्रकाश का वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। समझ में आ गया ना, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण यही है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है ना अलग अलग होता है। तो अलग अलग वेग होता है तो उसका उसके इसलिए वह प्रकाश का वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। समझ में आ गया ना। मान लीजिए हवा में बहुत तेज से जा रहा है, अब वो हवा से सीधा चल जाएगा किस में, जल में, तो उसको रोकने वाला बहुत ज्यादा कण है ना। जल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक कण होता है, तो उसको उसके वेग को रोकेगा, तो उसके वेग को रोकेगा तो क्या होगा, मान लीजिए आप बहुत तेज से जा रहे हो, आपको कोई रोकेगा, मान लो अचानक कोई रोक दिया तो आप क्या होता है, आप उधर उधर मुड़ जाते हो ना, कहीं कहीं सीधा जाने के बजाय आप कहीं कहीं मुड़ जाते हो। आप, होता है ना ऐसा। अगर आप तेजी से जा रहे हो, अचानक कोई बीच में रास्ता में आपको कोई धक्का मार दिया जाए तो आप क्या होते हैं, कहीं उधर उधर मुड़ जाते हो। तो वही इस केस में भी होता है। प्रकाश जब हवा से जल में जा रहा है तो जल में क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा सघन माध्यम है, मतलब जो उसके जो कण है ना बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक है, तो उसको रोकते हैं, तो रोक रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो रोक रहे हैं तो उसका वेग है, जो उसका जो किरण है वो मुड़ जा रहा है इधर उधर, कभी अभिलंब की ओर मुड़ रहा है तो कभी अभिलंब से दूर मुड़ रहा है। समझ में आ गया ना, यही मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। समझ में आ गया, आगे देखिए, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। अधिक होगा मतलब हवा, हवा हो गया किसके, हवा हो गया, इसमें अधिक माध्यम है, और जल में क्या हो रहा है मेरा, कम माध्यम, कम है, तो उसको हम सघन कहते हैं। समझ में आ गया, जिसमें वेग कम होता है उसको सघन कहेंगे, जिसमें अधिक वेग होता है उसको विरल कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जल हमेशा सघन माध्यम होगा, यह डिपेंड करता है, वस्तु पर डिपेंड करता है कि कौन से वस्तु की कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर जल के मुकाबले, जल के सामने हम अगर हीरा को रख दिए, डायमंड को रख दिए, तो जल और हीरा में कौन सघन माध्यम है, जल और हीरा में सघन माध्यम कौन होगा, सघन माध्यम होगा हमारा हीरा होगा, और जल क्या हो जाएगा मेरा, विरल माध्यम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जल में हम, हीरा में प्रकाश बहुत धीमा चलता है, गमन करेगा जल के मुकाबले, करेगा ना, जल में थोड़ा तेजी से जाएगा, हीरा में थोड़ा कम जाएगा तेजी से। तो जिस जल में तेजी से जा रहा है तो क्या हो गया, वो विरल माध्यम हो गया, और हीरा में कम जा रहा है तेजी से तो वह क्या हो गया, वह सघन माध्यम हो गया। तो हम वस्तु की डेंसिटी पे देखते हैं, घनत्व देख के हम डिसाइड करते हैं कौन विरल होगा कौन सघन होगा। अगर हवा जल में बोलेगा तो जल हमारा हो गया सघन, हवा हो गया मेरा विरल। अगर अगर कांच कांच और जल बोल दिया तो कांच हो गया हमारा, कांच में हो गया हमारा सघन और जल हमारा हो गया विरल। कांच और हीरा बोल दिया तो हीरा हो गया हमारा सघन और कांच हो गया हमारा विरल। ये सब डिसाइड कैसे होता है, डेंसिटी से। अभी सबका डेंसिटी हम आगे देखेंगे स्लाइड में कि सबका डेंसिटी कितना कितना है,
उसी के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन विरल माध्यम होता है, किसके मुकाबले कौन विरल माध्यम है, किसके मुकाबले कौन सघन माध्यम है, वह आगे हम देखेंगे। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन का इंग्लिश क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है। वह कौन से नियम है? वह नियम है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और उस नियम को देखते हैं। पहला नियम समझ में आ गया क्या है? दो नियम के अनुसार जाती है, उसको हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं। और उस नियम क्या है? देखिए, पहला नियम हमारा है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए इस फिगर में, देखिए ये जो हमारा एओ हमारा क्या है? एओ हमारा है आपतित किरण, और ओ बी हमारा क्या है? परिवर्तित किरण, और एन इंडस जो हमारा अभिलंब डालेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो हमारा आपतन बिंदु है वो हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। और एन इंडस आपतन बिंदु पर मैंने एन इंडस का मैं एक अभिलंब डाल दिया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है ना। ये तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में तीनों के तीनों है। जैसे प्रकाश के परावर्तन नियम में क्या पढ़ा था हमने? आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। वैसे ही इसका भी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है इस पे मैंने एक अभिलंब डाल दिया। तो ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों एक ही तल में है होगा। पहला नियम तो उसके जैसा ही है, प्रकाश के परावर्तन जैसा ही है ना। अगर पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, देख लीजिए। दूसरा नियम क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बताता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध को बताता है। आपतन कोण आई और एंगल आई, और अपवर्तन कोण एंगल आर, इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है दूसरा नियम। क्या संबंध बताता है? संबंध बताता है, देखिए इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया था। स्नेल ने 1621 में इस संबंध का खोज किया था। कैसे? इसलिए उसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल ने 1621 में इस संबंध का खोज किया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? स्नेल का नियम भी कहा गया। तो क्वेश्चन में पूछता है प्रकाश के अपवर्तन कौन सा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है जो स्नेल का नियम है? तो उसको कौन सा नियम है? दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो वह कौन सा नियम है? दूसरा नियम। या ऐसे ही पूछता है कि स्नेल प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो वह प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो वह स्नेल का नियम होगा। अब देखिए स्नेल ने क्या बताया था? स्नेल ने बताया था कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। ज्या मतलब साइन। मैथ में क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, क्लास 10th के मैथ में पढ़िएगा आप लोग, साइन कोसाइन टेंजेंट, ये सब के बारे में। ये सब क्या होता है उसके बारे में आप मैथ में पढ़िएगा। साइन क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ साइन क्या होता है। देखिए मान लीजिए यह एंगल है थीटा, एंगल थीटा है हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, ये हमारा सी है। तो साइन क्या होता है? साइन हमारा होता है, अगर मैं साइन थीटा ये जो होता है ना, साइन कोसाइन टेंजेंट, ये सब हमारे पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ेंगे सारा चीज। मतलब 90 डिग्री एंगल जो ट्रिंगल होता है ना, उसमें हम देखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा?
साइन थीटा, अगर साइन का मतलब होता है जिया, मतलब साइन थीटा इक्वल होता है हमारा ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हमारा जो बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर कौन है, हमारा ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, और ये हमारा क्या है बेस। तो साइन थीटा इक्वल होता है हमारा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बटा बी सी। साइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है ए बी बटा बी सी। इसी को हम कहते हैं क्या, जिया, मतलब साइन कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बाई बी सी नहीं होता है, लंब बटा ये होता है, कर्ण होता है। मैं भी नहीं, बहुत ज़्यादा भूल गया, थैंक यू, सॉरी सॉरी फॉर दिस। ए बी बाई ए सी होता है, इसको ए सी कर लीजिए। वो टेंजेंट होता है, ए बी बाई बी सी जो होता है ना, ए बी बाई बी सी जो होता है वो टेंजेंट होता है, ठीक है। ए बी बाई बी सी जो होता है ना, वो टेंजेंट होता है, टेन थीटा होता है। और ए बी बाई ए सी हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बी सी बाई ए सी, ये जो आधार है, आधार बटा कर्ण। और ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब ए बी बटा ए सी। बहुत दिन हो गया तो शायद मैं भूल गया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ भी है, आगे देखिए यहाँ पर, जहाँ तक हमने देख रखा था अनुपात होता है, मतलब अब इसको देखिए, इसको हम म्यू म्यू से डिनोट भी करते हैं। म्यू इजिकल क्या होता है हमारा, साइन साइन बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, मतलब अ, आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वह एक नियतांक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यू। ये क्या है मेरा, ये हमारा म्यू है। इसका डिफिनेशन समझ में आ गया ना, दूसरा नियम समझ में आ गया। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, दूसरा नियम इसी को कहते हैं, स्नेल का नियम क्या कहते हैं हमको, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात के बारे में हमें बताता है। और वह क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसको, उस नियतांक को क्या कहते हैं हम, उस नियतांक को हम म्यू कहते हैं, उस नियतांक को हम म्यू कहते हैं। समझ में आ गया, म्यू। और म्यू को हम ऐसे 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 डिनोट करते हैं म्यू को। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अम, ऐसे भी हम लिखते हैं। समझ में आ गया म्यू को। आगे देखिए, देखिए इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। मतलब ये जो म्यू है ना, इस म्यू को क्या कहते हैं, पहले पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब हम हवा से जल में जा रहे थे ना, तो हवा के मुकाबले जल का अपवर्तनांक, मतलब पहले माध्यम कौन है, पहला माध्यम हवा, हवा के मुकाबले जल का अपवर्तनांक। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ ना आपको, दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया, हवा मतलब एयर के मुकाबले जल, मतलब जी देख रहे हैं ना आप, ये जी मेरा ग्लास हो गया, तो हवा के मुकाबले ग्लास मतलब कांच, हवा के मुकाबले कांच का अपवर्तनांक, ऐसे हम डिनोट करते हैं। अगर बोल दिया कि हवा के मुकाबले डायमंड का अपवर्तनांक बोलेगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, जी की जगह पर क्या हो जाएगा, डी। हवा के मुकाबले डायमंड का अपवर्तनांक, हवा के मुकाबले वाटर का बोल दिया तो यहाँ डब्लू हो जाएगा, वाटर मतलब जल, जल के मुकाबले। समझ में आ गया ना, दूसरा नियम समझ में आ गया। आपतन कोण की क्या कर रहा है हमारा, किसी विशेष रंग के लिए, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। अगर लाल रंग बोल दिया, लाल रंग के लिए अलग होगा, अपवर्तनांक अलग होगा, नीला रंग के लिए अलग होगा, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। तो क्या कहता है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात, ये जो अनुपात देख रहे हैं ना, साइन आई क्या है मेरा आपतन कोण, आर क्या है मेरा अपवर्तन कोण, तो इन दोनों का साइन आई और साइन आर का अनुपात हमारा क्या होता है, एक नियतांक होता है। वह नियतांक क्या है हमारा, वह नियतांक हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक, इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक दूसरा नियम। और साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है लंब बटा कर्ण। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, अपवर्तन यहाँ तक तो समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया। अब उसको उसके देखते हैं कांच से कैसे अपवर्तन होता है, कांच के आयताकार स्लैब से कैसे अपवर्तन होता है। देखते हैं यहाँ से, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, फिगर देख रहे हो आप, इससे हम देखते हैं कैसे अपवर्तन होता है, अपवर्तन कैसे हो रहा है और क्या क्या प्रॉपर्टी को, मतलब गुण को दिखा रहा है, ये दिखाता है। देखिए ये देखिए KLMN हमारा क्या है, ये कांच का आयताकार जो है, आयताकार स्लैब है हमारा KLMN। और प्रकाश की किरण जो AB दिख रहा है ना आपको, आपतित किरण, वह हवा से, यहाँ पर क्या है, यहाँ हवा है, हवा से हमारा कहाँ जा रहा है, हवा से हमारा कांच में जा रहा है, कांच के स्लैब में जा रहा है। तो AB किरण जो है ना, AB आपतित किरण हवा से कांच में हमारा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, हवा से जब कांच में जाएगा ना, तो हमारा क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। मतलब यह क्या है, मेरा विरल माध्यम है, यह क्या है हमारा सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो हमारा जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर ऐसे जा रहा है, थोड़ा मुड़ गया, लंब की तरफ मुड़ गया ना, क्योंकि वह विरल से सघन में जा रहा था। तो देखिए, तो प्रकाश की किरण इस पे पड़ रहा है, KL पे पड़ रहा है। KL क्या है मेरा ऊपरी भाग है, जो ग्लास स्लैब है उसके ऊपरी भाग पर आपतित किरण पड़ रहा है। और B जो हमारा आपतन बिंदु है, और इस पे मैंने एक लंब डाल दिया, N डैश लंब डाल दिया। क्यों, क्योंकि वो हमको दिखाता है कि किधर मुड़ रहा है, लंब की ओर मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, ये दर्शाने के लिए एक लंब डालते हैं। तो लंब की ओर मुड़ गया, और ये R1 मेरा क्या है, अपवर्तन कोण हो गया, और I1 क्या हमारा हो गया, आपतन कोण हो गया। तो लंब की ओर मुड़ गया, पहले केस में लंब की ओर मुड़ गया। तो देखिए आपतन कोण I1 मेरा क्या है, N1 B1, ये N1 B और A, N1 B A हमारा किधर है, N1 B और A, B A, N1 B और A। देखिए सॉरी, यहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से। देखिए फिगर में अच्छे से देखिए, ये क्या हमारा N1 B A, ये हमारा कौन क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और N1 डैश B C हमारा क्या हो गया, N1 डैश B C हमारा हो गया अपवर्तन कोण हो गया। और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो लंब की ओर मुड़ रहा है, लंब की ओर मुड़ रहा है। समझ में आ गया ना। और KL पर पड़ रहा है, पहले आपतन बिंदु का क्या हमारा B पर मेरा पड़ रहा है, जो आपतन को आपतित किरण जो है ना B पर गिर रहा है, और B से होते हुए अंदर जा रहा है। अंदर जाएगा ना, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे न जाकर थोड़ा इधर नीचे मुड़ गया। क्यों, क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड को, अब देखिए अब 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 देखिए यहाँ से कांच से अब हवा में निकलने की कोशिश करेगा। तो कांच से देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से D पॉइंट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा हवा। तो अब यह जो कांच है मेरा सघन माध्यम है, और हवा में निकल रहा है मेरा विरल माध्यम है। तो हवा में निकलेगा विरल माध्यम है, किससे होकर निकलेगा, ये जो NM है ना, NM से होकर निकलेगा। तो यह मेरा सेकंड केस में यह मेरा हो गया क्या, यह मेरा हो गया आपतित किरण हो गया। फर्स्ट केस में क्या हो गया था, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में यह मेरा था अपवर्तित किरण, क्योंकि यह मेरा फर्स्ट केस में यह मेरा आपतित किरण था और यह मेरा अपवर्तित किरण था। लेकिन अब जब इसमें आ गया हवा, इसमें मेरा प्रकाश आ गया, तो प्रकाश कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा ना, निकलेगा ना, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए यह जो फिर है ना, इस पे पड़ेगा, इस पे NM पे पड़ेगा। तो NM पे पड़ा, तो अब ये क्या हो गया, फिर से NM पे पड़ा, तो क्या हो गया,
यह हो गया आपतित किरण हो गया, और यह फिर यह बाहर निकल गया, तो यह क्या हो गया हमारा मेरा, यह सेकंड केस में। फर्स्ट केस में यह मेरा आपतित किरण था और यह अपवर्तित किरण था। फर्स्ट केस में ए बी हमारा आपतित किरण था और बी सी हमारा अपवर्तित किरण था। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में बी सी हमारा आपतित किरण होगा और सी डी हमारा क्या होगा, सी डी हमारा अपवर्तित किरण होगा। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है सेकंड केस में, तो लंब हमारा इधर है, तो लंब हमारा इधर है, तो लंब की ओर मुड़ना, इसमें क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो लंब से दूर जाएगा ना, लंब से दूर जाएगा। देखिए तो दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, इसको ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ा ऐसे मुड़ गया, इधर इधर मुड़ गया ना। तो सघन से विरल में जा रहा तो मुड़ गया, मतलब मुड़ गया किधर, लंब से दूर। और इस केस में क्या था, हवा से, फर्स्ट केस में क्या था, हवा से जल में जा रहा था, तो इधर जाना चाहिए था, इधर इधर जो पीला वाला दिख रहा है ना आपको, इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जाकर इधर मुड़ गया, लंब की ओर मुड़ गया। और दूसरे केस में यह जो आपतित किरण है और यह मेरा अपवर्तित किरण है, तो इधर जाना चाहिए था इसको, लेकिन इधर मुड़ गया, क्यों, क्योंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। इतना बार समझा दिया मैंने, सघन से विरल, विरल से सघन, अब तक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। तो मुड़ गया इधर। तो बताइए कि अब मैं इसको ये सब क्यों समझा रहा हूँ अच्छे से, कि इसका हम एप्लीकेशन आगे देखने वाले हैं सारा चीज़, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए तो एंगल जो एन टू सी बी, एन टू सी बी, ये जो हमारा एन टू हो गया, और सी और बी, एन टू सी बी, एन टू सी और बी, ये जो हमारा है, ये हमारा आर टू कौन सा है, यह जो आर टू जो है ये आर वन का क्या हमारा बराबर होगा ना, पहले इधर से आया ऐसे गया और फिर ऐसे आकर ऐसे चला गया, तो इस पे जो हम अभिलंब डाले, इससे इन दोनों के बीच में जो एंगल बना और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, सॉरी इन दोनों के बीच में ये वाला और ये वाला जो एंगल बना, वो दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। अब सर बराबर क्यों होगा सर बताइए, बराबर ऐसे होगा, देखिए यह जो के एल है हमारा और एन एम है हमारा, जो वो क्या है हमारा पैरेलल है, समानांतर है, समानांतर है, और ये जो है बी सी इन दोनों को काट रहा है, दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा अगर काट रहा है, तो इन दोनों के यह जो एंगल है और यह जो एंगल है, कौन सा एंगल है बताइए, वह हमारा एकांतर कोण बनाता है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एकांतर कोण कैसे बनता है, यह हमारा पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है, और ये हमारा बीसी जो है हमारा बीसी है हमारा, मान लीजिए बीसी है, तो यह जो एंगल है और यह जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे बराबर होगा, बराबर कैसे होता है बताइए, यह हमारा अभिलंब था और यह हमारा अभिलंब था, तो यह जो एंगल, ये वाला एंगल R1 और ये जो एंगल है हमारा R2 कैसे बराबर होगा बताइए, बराबर होगा हमारा एकांतर कोण से, समझ में आ गया, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, अभी जब बाहर जैसे ये बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर निकल रहा था, यह जो किरण है अपवर्तित किरण, सेकंड केस का जो अपवर्तित किरण है, और वो जो मैंने लंब डाला इस पे, इन दोनों का जो बीच में जो एंगल बनता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है निर्गत, मतलब ई डी सी एन टू डैश, यह जो हमारा दिख रहा है ना आप, यह हमारा क्या है निर्गत कोण, एंगल डी सी एन टू हमारा, एन टू डैश क्या है हमारा एंगल, क्या है निर्गत कोण, जो हवा में अपवर्तन कोण होता है, निर्गत कोण क्या है, जो हवा में अपवर्तन कोण है, समझ में आ गया ना। यहाँ तक अच्छे से सबको क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया अच्छे से सब चीज। अब देखिए स्नेल के नियम को कैसे प्रूव करता है, देखिए यहाँ पर बिंदु बी पर स्नेल का अपवर्तन नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि ये जो बिंदु बी है, यह बिंदु जो बी आप देख रहे हैं ना, इस पे हम स्नेल का नियम लागू करते हैं। स्नेल का नियम क्या करा था, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, तो पहले माध्यम का जो जिया है, दूसरे माध्यम का जो जिया है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक अपवर्तनांक होता है, मतलब म्यू होता है। तो
हवा से जल में जा रहा है, तो हवा के मुकाबले जल का अपवर्तनांक मैंने बताया था ना, जिसके मुकाबले बोलता है उसको नीचे रखते हैं। हवा के मुकाबले बोल रहा था, हवा को मैंने एयर को मैंने नीचे रख दिया, और जल में जा रहा था, मतलब ग्लास में जा रहा था, सॉरी ग्लास में जा रहा था, तो ग्लास को मैंने ऊपर रख दिया। तो हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक मतलब क्या है, एक नियतांक है ना, स्नेल के नियम के अनुसार यह एक नियतांक है। तो साइन I1 और साइन R1, जो स्नेल का नियम क्या कहता है, पहले माध्यम का जो जिया है और दूसरे माध्यम का जो जिया है, उन दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, यह नियतांक है ना। तो साइन आई वन क्या है हमारा, यह है हमारा साइन I1, और साइन R1 क्या है हमारा, ए वाला साइन R1। तो साइन I1 बाई साइन R1 हमारा क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। नियतांक को हम कैसे लिखते हैं, नियतांक को लिखने का एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, जिस माध्यम में हवा होगा, मतलब प्रकाश की किरण होगा, उस माध्यम को मैं नीचे लिखूंगा, और जिस माध्यम में जाएगा ना, अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिस माध्यम में जाएगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा। मतलब हमको ग्लास में जा रहा है ना, हवा ग्लास में जा रहा है, तो ग्लास को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। और जिस माध्यम से होके जा रहा है, किस माध्यम से होके जा रहा है, हवा से होके जा रहा है ना, हवा से ग्लास में जा रहा था, हवा को मैं नीचे रख दिया, और ग्लास में जा रहा था, ग्लास को मैं ऊपर रख दिया। ऐसे लिखते हैं नियतांक को, समझ में आ गया। और अनुपात क्या होगा, साइन I1 बाई साइन R1। अब देखिए बी पर तो हो गया, अब दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में सी पर था, क्योंकि दूसरे केस में यह मेरा आपतित किरण हो गया और यह मेरा अपवर्तित किरण हो गया, यह हो रहा है CD जो मेरा अपवर्तित किरण हो गया। तो बी में सी से होके जा रहा है ना, सी से, तो बिंदु सी पर हम देखेंगे, बिंदु सी पर फिर वही अपवर्तन नियम लागू करेंगे। तो साइन R2 बाई साइन ई। अब बताइए यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा आपको, तो अच्छे से समझ में आ गया, यह बता सकते हैं आप। अगर यह वाला आपको समझ में आया होगा तो यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों बताइए कैसे हुआ ये इसमें हवा को मैं ऊपर और ग्लास को नीचे मैंने क्यों रखा, हवा को मैंने इसलिए ऊपर रखा क्योंकि इस केस में, सेकंड केस में क्या हो रहा था, सेकंड केस में हवा में मेरा निकल रहा है, किससे होके, ग्लास से, ग्लास से हवा में निकल रहा है, तो जिसमें निकलता है बाहर निकलता है, मतलब इसमें ग्लास से हवा में जा रहा है ना, तो जिसमें जाता है तो हवा में जा रहा है ना, हवा में जा रहा है, तो हवा को मैं ऊपर, हवा मतलब एयर को मैंने ऊपर लिख दिया। और किसमें पहले था मेरा ग्लास में, तो ग्लास को मैंने नीचे लिख दिया। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में हमारा क्या था, हवा में पहले से था, और किस में जा रहा था, ग्लास में, तो हवा को मैंने पहले लिख दिया नीचे, और ग्लास को मैंने ऊपर लिख दिया। और इस दूसरे केस में ग्लास में जा रहा है, ग्लास से हवा में जा रहा है, तो हवा ग्लास से हवा में जा रहा है, तो ग्लास को नीचे लिख दिया, और जिसमें जा रहा है हवा में, तो हवा को मैंने ऊपर लिख दिया। सेम केस समझ में आ गया ना। अब देखिए यह जो अनुपात था कैसे लिखे मैंने, इसमें देखिए साइन R2 बटा साइन ई, समझ में आ गया ना। इस केस में क्या लिखा था, साइन I1 बटा साइन R1, तो दूसरे केस में साइन R2 बटा साइन ई, समझ में आ गया ना। दूसरे केस में साइन R2 बटा साइन ई, और ग्लास से हवा में जा रहा है, तो ग्लास को नीचे, जिसमें जा रहा है उसको ऊपर लिख दिया। समझ में आ गया होगा, यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए इसको मैं पलट देता हूँ, इसको मैं पलट दिया, साइन R2 बाई साइन ई को मैंने ऊपर नीचे कर दिया, साइन ई को मैंने ऊपर कर दिया, साइन R2 को नीचे कर दिया, तो इसको पलट दिया तो इसको भी पलटना पड़ेगा ना, जी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमारा जो समीकरण 1, ये जो हमारा 1 था, और ये हमारा थर्ड जो है, ये थर्ड जो है हमारा, इसमें देखिए मैंने बताया था कि R1 जो है ना, और ये जो R2 है बराबर है, बराबर था कैसे, बराबर था कैसे बताइए, एंगल जो R1 जो है मेरा और एंगल R2 जो है बराबर कैसे होता है, एकांतर कौन सा मैंने बताया था ना पीछे, तो बराबर है साइन R1 और साइन R2 मेरा बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन I1 बटा साइन R1, ये वाला जो केस है इसको पहले लिख दिया, और साइन ई बाई साइन R2 को मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर साथ में लिख दिया ना। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस तरफ जो है जी म्यू ए और जी म्यू ए दोनों तरफ बराबर है, तो इस तरफ राइट हैंड साइड हमारा दोनों बराबर है, ये जी म्यू ए और इसका भी जी म्यू ए है, तो इस तरफ भी बराबर हो जाएगा ना, इस तरफ ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा ना।
तो मैंने बराबर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, अब ये R1 और ये R2 बराबर है मेरा, कैसे, एकांतर कोण से, तो साइन R1 और साइन R2 दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएगा ना आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, कट जाएगा ना, बराबर है तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो बच गया क्या, साइन I1 और साइन ई। तो साइन R1 और साइन R2 बराबर है, तो साइन I1 और साइन ई मेरा बच गया, यहाँ पर बराबर हो गया। अब साइन I1 और साइन ई बराबर हो गया, तो आई, ये जो एंगल आई है हमारा I1 और एंगल ई जो है हमारा बराबर हो जाएगा ना, आपस में बराबर हो गया। अब I1 और ई बराबर है, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर है, तो CD और AB पैरेलल होगा। अब बोलोगे कि सर आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर, तो CD पैरेलल AB कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर फिगर में फिर से, ये जो I1 है आपतन कोण, जो पहले केस का जो आपतन कोण था पहले केस का, और दूसरे केस का जो निर्गत कोण है, पहले केस का आपतन कोण, ये जो I1 है, I1 ये वाला, और दूसरे कोण का निर्गत कोण E जो है हमारा E, वह दोनों बराबर है। तो ये जो बराबर है तो ये पैरेलल कैसे होगा, AB पैरेलल, ये जो CD पैरेलल AB क्यों कर रहा है, ये जो CD पैरेलल AB कैसे होगा बताइए। ये जो CD, ये हमारा C और D, ये जो CD हमारा है और A और B, ये हमारा पैरेलल कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। अभी तो बताया ना एकांतर कोण से। जैसे देखिए फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यह हमारा, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है, यह हमारा क्या कर रहा है, यह हमारा I1 है और यह हमारा इस तरफ और यह हमारा E है, E, ये हमारा I1 है और यह हमारा E है, E। तो देखिए अगर यह दोनों एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, तो इसके ऊपर वाला भी एकांतर कोण से बराबर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। यह दोनों अगर आप एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, ये दिखा रहा हूँ अच्छे से, यह एंगल यह वाला और यह वाला एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, तो इसके ऊपर वाला भी एकांतर कोण से बराबर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यह वाला कोण I1 और E दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि यह जो AB है, AB और ये जो CD है दोनों पैरेलल है, सॉरी, अगर यह दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर है, तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये दोनों है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर I1 और एंगल E बराबर हो गया, तो AB और CD हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। क्योंकि अगर कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, तो एकांतर कोण बनाने वाले जो दो रेखा होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं ना। 10वीं में 9वीं में पढ़ा होगा कि 10वीं में पढ़े होंगे आप, शायद पढ़ेंगे कि अगर एकांतर कोण बनाने वाली जो दो रेखाएं एकांतर कोण बनाने वाले जो दो रेखाएं होती है, वो आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती है ना, समानांतर। तो उसी नियम के हिसाब से मैं, अगर I1 और E दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, तो यह जो AB है हमारा, AB जो पीला वाला देख रहे हैं आप, और ये जो लाल वाला देख रहे हैं CD, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इस सर पैरेलल कैसे, देखिए मैं अच्छे से इसको पूरा वहां तक ले जा रहा हूँ। देखिए ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, और यह जो पीला वाला आप देख रहे हैं ना, ऐसे इसको दूर तक ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। तो इसको असली रूप में ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन नियम के हिसाब से मुड़ते 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 ऐसे ऐसे हो गया। और यह जो है हमारा ये है, देख रहे हैं ना, तो ए बी और ये दोनों पैरेलल हो गया ना, ये दोनों देख रहे हो फिगर में, ये दोनों पैरेलल हो गया ना, समानांतर पैरेलल प्रूव हो गया। कैसे पैरेलल होता है, सी डी पैरेलल ए बी, मतलब आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर होती है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है।
डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में शायद बता दूं उसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना सी डी पैरेलल ए बी क्यों है। अब आगे देखिए, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर होगा सबको। इसको अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं क्या। इसको अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहां तक पहले अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।